Welcome to Yes Sampat Educator. Of the following countries. So correct answer is about the Nepal. If we talk about the next question, so which country supplies S-400 air defense missile system to India? So you can give the answer in the comment section, guys. Okay, so let us start with the first article. तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग देख रहे हैं ये आज ये 28 दिसंबर वेडनेसडे का जो है न्यूज़पेपर है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो नसल वैक्सीन टू कोस्ट 800 टू इन प्राइवेट सेंटर्स. ओके, सो यहाँ पर नसल वैक्सीन की जो यहाँ पर कोस्टिंग है 800 रुपये है प्राइवेट सेंटर्स के अंदर. हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने यहाँ पर ट्यूसडे को अनाउंस किया था कि नशली एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन जो है कोविड-19 के अगेंस्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो लागत होगी यहाँ पर उसकी जो कीमत होगी प्राइवेट वैक्सीनेशंस के अंदर या प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर वो 800 रुपये की होगी एंड 325 इन द गवर्नमेंट फैसिलिटीज फ्रॉम द 4th वीक ऑफ द जनवरी. ठीक है, जनवरी के चौथे वीक के अंदर 4th वीक के अंदर यहाँ पर उसकी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज के हिसाब से जो उसकी प्राइस रखी गई है वो 325 रुपीज़ रखी गई है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा. इनकोवैक विच विल बी रोल्ड आउट एज द बूस्टर डोज for those aged 18 and above is the world's first intranasal vaccine against the novel coronavirus to receive approval for the primary 2-dose schedule and as a heterologous booster dose over here. तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज याद रखनी है रिगार्डिंग द इनकोवैक वैक्सीन. ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पर मैं बता दूं ये जो कंपनी है जिन्होंने ये वैक्सीन को प्रोड्यूस किया है उनका नाम है भारत बायोटेक. सो भारत बायोटेक दी इंट्रानेशनल वैक्सीन जिसका दूसरा नाम है BBV154 और इनकोवैक. ओके, सो इनकोवैक इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन टू बी अप्रूव्ड एज द बूस्टर डोज फॉर द कोविड-19. अभी उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में भी जान लेते हैं. सो द नसल वैक्सीन इज अ रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन जो है उसका पूरा का पूरा यहाँ पर एलोब्रेशन दिया गया है. सो दैट इज अ पर्टिकुलर स्टेबिलाइज स्पाइक प्रोटीन. ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, अगर उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं तो यहां पर नसल स्प्रे के थ्रू इसको डिलीवर किया जाता है और वैक्सीनेशन दिया जाता है. सो इट विल डू अवे विद द नीड फॉर नीडललेस एंड सिरिंज. तो यहां पर नीडल की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर सिरिंज की भी कोई जरूरत नहीं है. सो करंटली ये कोविड-19 वैक्सीनेशन के अंदर ये दी जाती है, ये अवेलेबल है. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. तो यहां पर इसका ये भी एक बेनिफिट है कि रिड्यूस द डिपेंडेंसी और ट्रेन्ड टू गिव शूट्स. ठीक है, यहां पर अगर समझ लीजिए कि आपको वैक्सीनेशन चाहिए, ठीक है, तो एक प्रॉपर ट्रेनर होता है जिसको पता है कि वैक्सीनेशन कैसे देनी है. पर यहाँ पर सिर्फ आपके नस्ल के स्प्रे से यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन दी जाती है. तो कोई ऐसी डिपेंडेंसी रह नहीं जाती कि कोई एक प्रॉपर ट्रेनर चाहिए जो आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सके या कोई एक पर्सनल ट्रेंड चाहिए, डॉक्टर या नर्स चाहिए जो आपको ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सके. ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है कम हो जाती है. सो इनकोवैक इज इफेक्टिव फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट्स. ये चीज याद रखिएगा. दैट रिप्लिकेट इन दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिफोर द एंटरिंग द लंग्स ऑल्सो. ठीक है, तो यहां पर लंग्स के अंदर यहाँ पर ओमिक्रॉन का वेरिएंट जाने से पहले ही उसको रोक देता है. इसके लिए यहाँ पर इस वैक्सीनेशन का इजाद किया गया है. ठीक है, आगे बात करते हैं कि उसकी मैकेनिज्म एक्चुअली है तो है क्या. तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि एज द वैक्सीन इज अ गिवन नशली. ओके, सो इट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इज इन दी म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ये रिस्पॉन्स करता है BBV154. ठीक है, तो ये एक लोकल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करता है. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. जो आपके इन्फेक्शन से जो ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसमिशन से जो इन्फेक्शन होता है उसके पोटेंशियल को ये कम कर देता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. जैसे कि सबसे पहले वायरस कहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, आपके नाक के अंदर ही जाने की कोशिश करेगा, नोज के अंदर ही जाने की कोशिश करेगा, तो वहां से उस चीज को ब्लॉक कर देगा. सो इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव एट द प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन. ठीक है, फैलने से पहले ही, शरीर के अंदर फैलने से पहले ही उसको रोक देगा. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा. अगर मैं उसके बूस्टर डोज के बारे में बात करूं, सो दिस इज द सेकंड हेटेरोलॉगस बूस्टर डोज, यू कैन से दैट, कॉर्बोवैक्स के बाद. ओके, तो यहां पर होमोलोगस बूस्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो ये सेम वैक्सीनेशन जो है इंजेक्ट की जाती थी और यहाँ पर 2 प्रीवियस डोज हम लोगों ने यूज कर रखे थे, तो ये भी किसके अंदर आते हैं, हेटेरोलॉगस बूस्टिंग के अंदर ये आते हैं। ठीक है, सो पर्सन इज इंजेक्टेड विथ अ डिफरेंट वैक्सीन फ्रॉम दैट वाज यूज्ड फॉर द प्राइमरी डोज आल्सो। ओके, यहाँ पर जो हम लोगों ने
प्रीवियसली जो नोड लेके रखे थे, तो दैट इज एज पर द प्राइमरी डोज। ओके, यहाँ पर ये वैक्सीनेशन जो है बूस्टर डोज जो है अवेलेबल किया गया है, ठीक है, अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज, जिन जिन लोगों ने 2 डोज ले लिए जैसे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ले लिए है, उसके लिए यहाँ पर इनकोवैक अवेलेबल की गई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अभी यहाँ पर इंडिया टीवी की जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसमें कहा गया था कि USB टाइप सी चार्जर जो है काफ़ी हद तक भारत के अंदर मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो भी कंज्यूमर जो है जो इनका बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, या रिड्यूस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, गवर्नमेंट की यहाँ पर अभी स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि जो भी मोबाइल चार्जर जो है ये एक मेजर चेंज ला सकता है मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। सो इंडिया हैज़ मेड अ major change in the charger used while charging mobile. They have asked the mobile manufacturers to use the same USB Type-C charging port for all types of phones and the smartphones. The government has finalized the day for its implementation. तो यहाँ पर जो है एक नया चार्जर टाइप लेके आएगा जो यहाँ पर मल्टी चार्जर की आपको कोई ज़रूरत आगे जाकर रहेगी नहीं, ठीक है। सो अभी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात निकल कर आई है, तो हम लोग थोड़ा बहुत ई वेस्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो इन चीज़ों से निकलता है ई वेस्ट, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, सो पहले है ईयरफोन, ठीक है, मोबाइल चार्जर, कंप्यूटर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, मोबाइल लैपटॉप, माइक्रोचिप एंड टीवी। इज इट क्लियर? सो मोबाइल डिवाइसेस की जो भी मेकर है या उसकी जो भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है जो इंडिया के अंदर है, उनको यहाँ पर कहा गया है कि USB टाइप सी जो है एक स्टैंडर्डाइज चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर बनाया जाए 2025 के मार्च तक के करीब करीब, ठीक है। उसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है ग्लोबल मार्केट के अंदर एक कॉमन चार्जर के रूप में सामने आ जाएगी। तो जहाँ पर मल्टी चार्जर की ज़रूरत पड़ती थी तो आगे जाकर वो चीज़ रहेगी नहीं, तो यहाँ पर ई वेस्ट जो है वो भी कम हो जाएगा और एक यूनिवर्सल के तौर पर एक आइडेंटिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ किसने कही है? यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है, जिनका नाम है रोहित कुमार सिंह, उन्होंने ये चीज़ अपनी टाइमलाइन के हिसाब से कही थी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि USB टाइप सी इन 6 वजहों से बाकी से बेहतर है। क्यों? तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अलग अलग कंपनी के जो भी स्मार्टफोन है उसके लिए मल्टी चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसी पोर्ट में चाहे केबल उल्टा लगाया जाए या सीधा लगाया जाए, दोनों तरफ से काम करता है। कभी कभी हमारा जब भी हम लोग चार्जिंग करते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को देखना पड़ता है कि यार ये इस साइड ऑपोजिट साइड लगेगा या फ्रंट साइड लगेगा, ठीक है। कभी कभार अंधेरे के अंदर भी चार्जिंग लगाते हैं, ठीक है, तो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को पता है अभी करनी ही नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ दिस दोनों टाइप से काम हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये निकल कर आता है कि इससे चार्जिंग बहुत तेजी से होता है और डेटा भी तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता है। जब भी हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर भी करते हैं, तो कभी कभार USB केबल की वजह से डेटा ट्रांसफर होने में दिक्कत होती है, पर टाइप सी का यहाँ पर USB केबल और उसके हिसाब से चार्जर होगा तो डेटा भी जल्दी से ट्रांसफर हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर चार्जिंग भी टाइम टू टाइम और जल्दी से हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट ये निकल कर आता है कि स्ट्रॉन्ग वोल्टेज की वजह से 0.5 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट एक चार्जर से कई सारे डिवाइसेस चार्ज होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर कभी कभार अगर मैं जैसे कि कहूँ कि मोबाइल चार्जिंग की वजह से कई स्पीकर्स चार्ज होते हैं, कई जो शेविंग ट्रिमर होते हैं वो भी चार्ज किए जा सकते हैं, ठीक है। आपका जो ब्लूटूथ जो हेडफोन है वो भी चार्ज होता है। तो एक काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये टाइप सी चार्जर का, बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि एक ही पोर्ट से कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन चार्ज करना, डेटा ट्रांसफ़र करना, ईयरफोन से गाना सुनना, तो ये सारा का सारा चीज़ जो है हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग गाना सुनते हैं तो ईयरफोन लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर टाइप सी चार्जर के केबल की वजह से आप गाना भी सुन सकते हैं। तो एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हो सकते हैं इनसे, ठीक है। अगर 2 फोन टाइप सी पोर्ट के हैं तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए कि उस USB केबल के अंदर 2 फ़ोन यहाँ पर चार्जिंग करना है तो हम लोग 2 फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप सी चार्जर। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं किसके बारे में है। सो लेट अस शो विच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल इन द नेक्स्ट वन। ओके,
तो यहाँ पर रिटेलिंग ऑफ इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्लाइट, तो यहाँ पर जो लोग माइग्रेंट होते हैं अपने कामकाज के लिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दिस ईयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी बैकड्रॉप के बारे में बातचीत किया गया है कि यहाँ पर अनप्रिडिक्टेड वोलेटिलिटी थी रिगार्डिंग दी 2020 कोविड-19 पैंडेमिक, ओके। सो बिसाइड दिस पर्टिकुलर इन्फिशियस डिसीज आउटब्रेक there were events such as the Taliban takeover of Afghanistan, Russia invasion war, worsening poverty in the sub-Saharan region and also climate change resulting in large scale of the migration, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर माइग्रेंट करना पड़ा था। और यहाँ पर इंडियन माइग्रेंट जो है कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है चल नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई थी, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को माइग्रेंट होना पड़ रहा था, ठीक है। रशिया यूक्रेन की बात करें तो वहाँ पर जो भी वॉर चल रही थी तो बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्स है जो वहाँ पर फंसे हुए थे वो वापस इंडिया आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली थी। तो इस आर्टिकल में यही बातचीत किया गया है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइग्रेशन, it stands for the IOM, okay। so IOM's world's migration report 2022 there were 281 billion international migrants जो है 2020 के ग्लोबली में यहाँ पर देखा गया था। उसके पहले अगर मैं 2019 की बात करूँ तो यहाँ पर 169 मिलियन लेबर जो है माइग्रेंट हुए थे 2019 के अंदर, और 164 मिलियन जो 2020 के अंदर माइग्रेंट हुए थे, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं कहूं कि लार्जर पूल ऑफ माइग्रेंट्स जो है साउथ एशिया से हुए थे, जिसका प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिलता है 40% के करीब करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर साउथ एशिया गल्फ माइग्रेंट्री कॉरिडोर जो है उसके अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइग्रेंट कॉरिडोर के तौर पर ये चीज़ सामने आती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि रिसेंटली देयर वेर द केस ऑफ अराउंड 300 इंडियन इंजीनियर्स फ्रॉम तमिलनाडु हु वेर ट्रैफिक्टेड टू म्यांमार to work for a crypto scam, and nearly 20 Indian nurses trafficked to the United Arab Emirates for fake job offers। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भी जॉब सीकर्स है, ठीक है, वो जब भी जॉब फाइंड करते हैं तो जो भी कंपनी की ऑफर्स आती है तो उसको अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ पर उसका अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए, वहाँ पर कॉल कीजिए, मेल कीजिए, कुछ भी कर अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए उनकी, क्योंकि यहाँ पर जब भी जॉब्स आती है तो कभी कभार फेक जॉब होने के कारण आप फंस सकते हैं। जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 20 नर्सेज फंस चुकी थी, और आप लोगों ने एक मूवी भी देखा होगा विद्युत जामवाल सर जी का, कि यहाँ पर शायद उस मूवी का नाम खुदा हाफिज है, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर भी यहाँ पर जो गर्ल ट्रैफिकिंग के अंदर उनकी जो वाइफ थे वो फंस चुके थे, उस मूवी में ये चीज़ दिखाई गई थी, ठीक है। तो ये दैट इज अ पर्टिकुलर जॉब स्कैम्स ओवर हियर, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और उसी मूवी के अंदर इस छोटा सा पार्ट भी दिखाया गया और उसी हिसाब से पूरी मूवी चलाई गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, तो यहाँ पर फेक जॉब्स की ऑफर से आप लोग बचे। यहाँ पर आप लोगों के सामने डेटा दिया गया है हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर के 300 इंडियन इंजीनियर जो है तमिलनाडु से ट्रांसफर हुए म्यांमार के लिए, और वहाँ पर जाकर पता चला कि ये जॉब है ही नहीं, दैट इज अ फेक जॉब, ठीक है। तो क्रिप्टो स्कैम के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी। तो गाइज अभी भी यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ सकते हैं अगर आप जॉब सीकर है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ना तो सिर्फ मेल पर्सन की बात की गई, पर यहाँ पर साथ ही साथ वुमन वर्कर्स की भी बात की गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सो अटेंशन नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन द वुमन माइग्रेंट वर्कफोर्स लार्जली लिमिटेड टू GCC कंट्रीज एंड ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज टू सेम कंस्टेंट। हमें सिर्फ और सिर्फ मेल को नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ मेल को नहीं पर वुमन वर्कफोर्स को भी देखना है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इंडिया की नर्सेज जो है या केयर गिवर जो है, जो इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, इजराइल और बहुत सारे ऐसे रिमोट पप्पाऊ जो न्यू जिनीवा के अंदर है, तो यहाँ पर हमारी जो नर्सेज है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलाके हैं जहाँ पर आए दिन कहीं ना कहीं डिस्प्यूट और वायलेशन चलता रहता है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है कि वो लोग माइग्रेंट एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए माइग्रेंट होते हैं। अगर वही चीज़ अगर यहाँ पर उसको अवेलेबल की जाती तो शायद वो वहाँ पर ना जाते और इंडिया को भी हेल्प करवा सकते थे, ठीक है। पर यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि जाए, ठीक है, पर सेफ्टी दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। ये चीज याद रखिएगा। वुमन वर्कर्स जो है
उसके वेंचर के अंदर नए कंट्रीज के अंदर जाते हैं, सर्विसेज करते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है और वहाँ पर कभी कभार मेजर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ही देखने को मिल सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि इस तरीके की जो माइग्रेट वुमेन की जो भी सिचुएशन है या क्रिएट वुमेन सेंट्रिक या राइट बेस्ड पॉलिसीज है उसको यहाँ पर अनाउंस करना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक जब भी चल रहा था तभी यहाँ पर रीरूटेड किया गया था ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न को और यहाँ पर रिस्ट्रक्चर्ड माइग्रेटरी कॉरिडोर्स के हिसाब से भी बातचीत की गई, जिसके अंदर जो भी इंटरनेशनल माइग्रेंट लेवल है उसकी यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन एंड रेगुलर माइग्रेशन के तौर पर ये रिजोल्यूशंस जो है नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशंस लाए गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वन। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अभी बात करते हैं फोकस ऑन अफ्रीका, द हार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि अफ्रीका कंटिनेंट एक्चुअली है तो है किधर। ये है हमारा प्यारा सा भारत और ये है द अफ्रीका। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, दैट इज अ पर्टिकुलर अफ्रीका। ओके, तो ये जो अफ्रीका है उसके अंदर मैं बात करूँ, इस आर्टिकल को लिखा गया है राजीव भाटिया सर जी के थ्रू। ठीक है, जो एक जाने माने इंडियन अफ्रीका रिलेशनशिप और चेंजिंग हॉरिजन्स के एक बुक किताब के ऑथर है, ये चीज याद रखिएगा। तो इंडिया अभी प्रेसिडेंसी होने वाली है G20 के अंदर इंडिया की। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर जो साउथ अफ्रीका जो है या अफ्रीका कंटिनेंट जो है या अफ्रीका यूनियन जो है AU जिसको हम लोग कहते हैं, वो आगे जाकर जो है G20 के अंदर शामिल हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिया। ये चीज याद रखिएगा। ओके, so India through the G20 presidencies intends to be remembered as the voice of the global south, at the heart of which is Africa. Most of the 54 countries of this continent, for developing or least developed countries to truly represented the south, and it is essential to grasp the mood and change in the Africa, especially in its external partnership. This will determine the contribution India can make टू एडवांस द अफ्रीकन एजेंडा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जाकर जो है प्रेसिडेंसीज बनने वाली है और उस हिसाब से अफ्रीकन यूनियन जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा। अगर मैं वॉशिंगटन समिट की बात करूँ तो यहाँ पर यूएस जो है ये उसके अंदर जब भी सेकंड यूएस अफ्रीका समिट हुई थी जो वॉशिंगटन के अंदर थी 13 to 15 दिसंबर के दौरान। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर 49 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं और साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वन। सो उन्होंने इस कंटिनेंट को विजिट किया था और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेसियस होस्ट के तौर पर यहाँ पर सामने आए थे और कई सारे पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशंस के हिसाब से चीज़ों को डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए जो है काफ़ी हद तक अभी फोकस दे रहा है अफ्रीका कंटिनेंट के ऊपर। ये चीज़ याद रखिएगा। जहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था और उसकी इम्पैक्ट क्या हुई, ये सारा का सारा डिस्कशन हुआ। क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में, प्रमोट फूड एंड सिक्योरिटी के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पर डायस्पोरिटीज जो मिस्टर बाइडेन ने यहाँ पर डिक्लेयर किया अफ्रीकन वॉइसेस के दौरान, तो उसके बारे में भी बातचीत किया गया। लीडरशिप इनोवेशंस के बारे में बातचीत किया गया। बहुत सारे ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस इश्यूज है उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो ये था पूरा का पूरा यूएस एंड अफ्रीकन समिट के हिसाब से, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी बात करते हैं कि भाई चाइना का क्या है इसके अंदर। ठीक है, सो चाइना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि चाइना जो है उसकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए कि यूएस अफ्रीका ट्रेड वुड एट 44.9 बिलियन। ठीक है, 2021 के अंदर यूएसए ने जो यहाँ पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया था वो 44.9 बिलियन के डॉलर के हिसाब से था। पर यहाँ पर अगर मैं चाइना अफ्रीका ट्रेड के बारे में बात करूँ तो वो 254 बिलियन डॉलर के करीब करीब जो है
यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि चाइना का अफ्रीका के अंदर कितना यहाँ पर फोकस एरिया है। ठीक है, ये चीज़ समझना है। अगर मैं यहाँ पर यूएसए के इन्वेस्टमेंट की बात करूँ सब सहारन अफ्रीका के अंदर, तो उसका इन्वेस्टमेंट $30.31 बिलियन के करीब करीब था लास्ट ईयर में। पर चाइना की कंपेरिजन करें अगर 2020 की सर कंपेरिजन करो तो $43.4 बिलियन के करीब करीब यहाँ पर चाइना का टोटल इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर लाया गया था। ठीक है, सो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। सो हियर द यूएस एंड अदर नेशंस कैन टेक अ क्यू फ्रॉम द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन दैट इज कॉल्ड द FOCAC। ओके, जो अक्टूबर 2000 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। FOCAC इज कंपोज्ड ऑफ द मिनिस्टर्स एंड लीडर्स ऑफ अफ्रीका एंड चाइना हु मेट वंस इन द 3 years अल्टरनेटली इन बेजिंग एंड एन अफ्रीकन कैपिटल। सो द चाइनीज प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट्स इन डेलिब्रेशंस इन पर्सन ऑफ डिजिटली। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप सो आप लोगों को ये आर्टिकल याद रहा होगा। और यहाँ पर भारत का जो एक इम्प्लीकेशंस कह सकते हैं अफ्रीका के तौर पर, तो भारत इंडिया की जो बहुत सारी इक्विटी जो है आज भी ओल्डर अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, जहाँ पर रिचर देन दैट द चाइना एंड द यूएस। ठीक है, तो चाइना और इंडिया से ये काफ़ी हद तक रीच है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, सो बट दैट शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ द कॉम्प्लिकेंसीज। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट क्रिएट ए स्पेशल मोमेंटम इन अरेंजिंग हाई लेवल एक्सचेंज and forging cooperation initiatives during this particular 2015 and 19 period। ओके, और जी प्रेसिडेंसीज होने के बाद यहाँ पर इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के तौर पर ग्रुप के अंदर शामिल कर दे। सो यहाँ पर अफ्रीका का जो एजेंडा है 2063 तक यानी कि 2063 तक यहाँ पर डेवलप होने का ये उसका एजेंडा जो है कंफर्म हो सकता है। ठीक है, आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। सो व्हाट डिड द इंडियन सर्च फॉर इन 2022। इसके अंदर ये आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ 1 to 10 याद रख लीजिए कि सबसे पहला जो भारतीय लोगों ने 2022 के अंदर जो भी ज़्यादा सर्च किया उसकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, सूची दी गई है। पहला है IPL, फर्स्ट इन द IPL, सेकंड इज द कोविन, उसके बाद थर्ड इज अबाउट द FIFA वर्ल्ड कप। गाइज दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है एशियन कप, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर 6 पर आता है ब्रह्मास्त्र मूवी की पार्ट 1 शिवा के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया रिगार्डिंग द रैंक 6। 7th रैंक की बात करें तो श्रम कार्ड एंड उसके बाद यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स और KGF चैप्टर 2 एंड ISL उसकी यहाँ पर सूची है कि लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गूगल के अंदर। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Wait, ओके, सो इंडियाज बीट टू बीट सर्विकल कैंसर, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत कर ली है। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। गाइज यहाँ पर जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका रिगार्डिंग आर्टिकल आया है, व्हाट इज द CAG ऑडिट रिपोर्ट ऑन आसाम्स NRC। ठीक है, सो यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये क्या है, तो ये भारत देश का लेखा जोखा जो है संभालते हैं, यानी कि खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आसाम के NRC की रिपोर्ट की ऑडिट की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर CAG ऑडिट रिपोर्ट का क्या कहना है उसके बारे में न्यूज़ निकल कर आई है। सो in Assam before March 25th 1971 the cut off the date of the deportation of the foreigners as per the Assam's Accord of August 1985 as many as 19.06 lakh people out of 3.3 crore applicants were excluded due to a lack of adequate documents to prove their citizenship. Several parties dismissed the final list as faulty। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। पर नाउ इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दी CAG। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताना चाहूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑफिस के तौर पर इसको चीज प्रोवाइड की गई है CAG को, और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यहाँ पर उसका फुल फॉर्म है CAG का। ठीक है,
भारत का ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है उनके हेड माने जाते हैं सीएजी, एंड गार्डियन ऑफ दिस पर्टिकुलर पब्लिक पर्स, एंड कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो। आगे जाकर बात करते हैं इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है। प्रेसिडेंट साहब इनका अपॉइंटमेंट करते हैं बाय दी वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ओके, ये चीज याद रखिएगा। द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो लो पार्लियामेंट के अंदर सीएजी जो है उनकी ये ड्यूटी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये ड्यूटी जो है कहाँ पर लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर और लो पार्लियामेंट के अंदर एलोबरेट की गई है, ठीक है। अगर मैं उसके एवोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो जो ब्रिटिश इंडिया का जब ये एरा चल रहा था तो उन्होंने ये सीएजी का आइडिया इवॉल्व किया था 1858 मई के दौरान पहली बार इस डिपार्टमेंट को सेपरेट किया गया, और एक अकाउंटेंट जनरल जो एक रिस्पॉन्सिबल होता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उस चीज़ को सेपरेट किया गया था। जब ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 आया उसके अंदर ऑडिटर जनरल को इंडिपेंडेंट के तौर पर यहाँ पर बनाया गया था। सो ऑडिट एडिटर जनरल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद 1935 के अंदर एक्ट लाया गया जिसको कहा जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसको स्ट्रेंथन, उसकी पोजीशन को स्ट्रेंथन बनाने के लिए एक ऑडिटर जनरल बाय प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल इन अ फेडरल सेटअप, ये चीज याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं उसकी कंडीशंस एंड सर्विसेज के बारे में। तो उनकी जो सैलरी है या सर्विस की जो भी कंडीशंस है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ये सारी की सारी जो है डिटरमाइन की गई है पार्लियामेंट बाय लॉ के अंदर, एंड अंटिल दे आर सो डिटरमाइंड शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर उसकी जो सैलरी जो है, ठीक है, सो प्रोवाइडेड दैट नाइदर द सैलरी ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नॉर हिज राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, ठीक है, पेंशन के बारे में या उसकी जो एब्सेंस के बारे में जो है यहाँ पर उसको सैलरी जो है नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलता है एट द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑल्सो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो दैट इज अ पर्टिकुलर डिसएडवांटेज आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट, ये चीज याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट होने के बाद ये एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। उसकी टर्म ऑफिस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो टर्म होती है 6 साल के आसपास की करीब करीब टर्म होती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं उसकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस के बारे में। तो सारा का सारा खर्चा जो है, सारा का सारा ऑडिट जो है उसको देखना होता है। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये चीज याद रखिएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, हर एक राज्य का, हर एक यूनियन टेरिटरी की यहाँ पर फंड जो है उसको देखनी होती है। उसके बाद यहाँ पर कंटीजेंसी फंड जो है इंडिया की वो भी देखनी होती है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर ऑल्सो। पब्लिक अकाउंट जो है इंडिया का वो भी देखना होता है, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट, हर एक राज्य का देखना होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ अकाउंट का, लॉस कितना हुआ अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कितना है, बैलेंस शीट जो है, और जितने भी सब्सिडरीज अकाउंट्स है कोई चाहे कोई भी डिपार्टमेंट्स को हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को हो, ये उनको ऑडिट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो ही ऑडिट्स द रेसिपिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ईच स्टेट एंड center to satisfy himself that the rules and procedure on the behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of this particular revenue, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे कहना चाहूँगा कि ये जो ऑडिट जो है अकाउंट्स का, ये कोई भी अथॉरिटी के थ्रू, एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर की यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट हुई तो फिर से यहाँ पर ऑडिट किया जा सकता है। अगर उनके रिमूवल के बारे में बात करूँ तो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को रिमूव सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ऑफिस इन लाइक इस पर्टिकुलर मैनर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई वांट टू टेल यू दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द सीएजी आर्टिकल 148 से लेकर 151 के आर्टिकल जो है सीएजी के लिए है। अपॉइंटमेंट और कंडीशन कंसिडर्ड इन द 148, ड्यूटीज एंड पावर कंसिडर्ड इन द 149, 150 इज कंसिडर्ड इन द
particular union and of the states shall be kept in the such form as the president may on the device of the CAG। आर्टिकल 151 जो है ये डील करता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ। 279 जो है ये डील करता है नीट प्रोसीड्स इज असर्टेन्ड एंड सर्टिफाइड बाय द CAG, ये चीज़ याद रखिएगा। थर्ड शेड्यूल जो है यहाँ पर CAG के लिए एलोबरेट किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर के बारे में। तो गाइज यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर का जो न्यूज़ है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा था। चलिए पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। So this one, okay, parliamentary panel pulls up government for failure to create the tourism council। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि observing the vision without action is a daydream and action without vision is a nightmare। So that is a particular quote। ये quote आज आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी आदमी का विजन नहीं है और वो बिना विजन के काम करता है तो वो जानवर के बराबर है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि टूरिज्म काउंसिल आफ्टर द इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस द कमिटी आल्सो साउट टू नो द स्टेप्स टेकन बाय द टूरिज्म मिनिस्ट्री रिगार्डिंग इट्स अर्लियर रिकमेंडेशन ऑफ इंक्लूडिंग टूरिज्म ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर पूरा का पूरा जो आर्टिकल है टूरिज्म सेक्टर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग टूरिज्म सेक्टर को अपहोल्ड कर सकते हैं, एंकरेज कर सकते हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक पीरियड, ओके। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको मैं सामने बताना चाहूंगा कि कमेटी ने यहां पर क्वेश्चन उठाया था सेंटर के हिसाब से कि यहां पर जो 3.88 करोड़ टू केरला फॉर डेवलपमेंट फॉर स्पिरिचुअल टूरिज्म एज कंपेयर टू द 69.47 करोड़ एज सैंक्शन। तो यहाँ पर 69.47 करोड़ सेक्शन हुआ है, उसमें से यहाँ पर 3.88 करोड़ का ही ये हिसाब है, ऐसा कैसे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद 2017-18 के बारे में यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर श्री जगन्नाथ पुरी धाम रामचंडी प्राची रिवर फ्रंट एट द दिल्ली, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया रिगार्डिंग द मेगा सर्किट, ओके। पर अभी यहाँ पर आप लोगों को टूरिज्म सेक्टर के बारे में जानना है कि भारत का ऑलमोस्ट जीडीपी जो है वो अगर देखा जाए तो जीडीपी के अंदर भी टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो ग्रोथ ऑफ 5.6% इन द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स FTA ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड जनवरी टू नवंबर 2018, ओके। सो एज कंपेयर टू द सेम पीरियड ऑफ दिस प्रीवियस ईयर टूरिज्म सेक्टर के बारे में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो है पर्यटन डिपार्टमेंट जिसको हम लोग टूरिज्म सेक्टर कहते हैं, ठीक है, वो लोग आते क्यों हैं भारत के अंदर। तो बहुत सालों से भारत जो है एक अट्रैक्शन के तौर पर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिया अट्रैक्टेड लॉट ऑफ ट्रैवलर्स, जैसे कि पास्ट में बात करिए तो उसकी वेल्थ ने उसको अट्रैक्ट किया। हमारे उधर यूएन संघ जी जो एक चाइनीज पिलग्रिम थे वो आए थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट थे जो एक उसका एग्जाम्पल के तौर पर आता है। उसके बाद बहुत सारे पिलग्रिम जो है आए थे ट्रैवल करने के लिए अशोका के पीरियड के दौरान, हर्षा के पीरियड के दौरान। तो यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरीके से पूरी इंडिया को ट्रैवल किया था। उसके बाद द अर्थशास्त्र, ठीक है, सो द अर्थशास्त्र पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एंड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द पास्ट, ठीक है। तो अर्थशास्त्र ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था ट्रैवलिंग के अंदर, ओके। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं सो टूरिज्म कंटिन्यूअसली रिमेन पार्ट ऑफ द 5-year प्लान्स, ये चीज याद रखिएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर का कंटिन्यूअसली 5 साल का प्लान रेडी होता ही है। डिफरेंट टूरिज्म जो हो आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस टूरिज्म है, हेल्थ टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है। सो देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पर्टिकुलर टूरिज्म ओवर हियर। अगर मैं उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं कि भारत के अंदर टूरिज्म जो है काफी तक इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहली चीज यहां पर समझ लीजिए कि ये इनकम जनरेट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो गुजरात के अंदर जहाँ पर कच्छ है, ठीक है, कच्छ रीजन है, तो 20 साल पहले कच्छ को कोई देखता भी नहीं था। पर जब से यहाँ पर अमिताभ बच्चन सर ने यहाँ पर आओ गुजरात कभी तो गुजारो गुजरात में ये जो कैंपेन चलाया, तो वहाँ पर रणोत्सव का महोत्सव चला और यहाँ पर आज उसकी बुकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ के लोकल पीपल को इनकम मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और वहाँ के लोगों को माइग्रेंट नहीं होना पड़ता बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। दूसरी चीज एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात का एक एग्जांपल है, ठीक है। 5-6 साल पहले उधर कोई देखता भी नहीं था,
कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं, वहाँ के लोगों को माइग्रेंट होना पड़ता था। अगर यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बन गया तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरी एक लग्जरी बस जाती है, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं कि दे जनरेट द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, 8% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट उन्हीं से जनरेट होता है। सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, होटल इंडस्ट्री आती है, यहाँ पर टैक्सी इंडस्ट्रीज आती है, ठीक है, एयरलाइंस आती है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री आती है। तो ये चीज क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई पर्सन घूमने जाएगा तो होटल में रहेगा, खाना खाएगा, वहां पर टैक्सी बुक करेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को यूज करेगा। सो दे ऑल्सो गिव द रिवेन्यू टू द सर्विस सेक्टर। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई फॉरेनर यहां पर घूमने के लिए आया, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करेगा, सो इट विल बेनिफिट फॉर इंडिया, ये चीज याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट। तो टूरिज्म जो है हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संभालने के लिए टूरिज्म सेक्टर काफी हद तक हमें हेल्प करता है, ये चीज याद रखिएगा। अगर समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ताजमहल की बात करूं, तो ताजमहल अगर घूमने जाएंगे नहीं तो हाउ वी मेंटेन द ताजमहल। अगर हम लोग कोई भी जगह पर जो इंडिया की हेरिटेज साइट है उसको अगर घूमने के लिए नहीं जाएंगे, या कोई फॉरेनर उधर नहीं आएगा, या कोई ट्रैवलर उधर नहीं आएगा, तो हम उसको संभालेंगे कैसे, हाउ वी विल मेंटेन। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा, टूरिज्म हेल्प्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल हेरिटेज एंड द एनवायरनमेंट ऑल्सो। उसके बाद रिन्यूअल ऑफ कल्चरल प्राइड, ये एक हमारा प्राइड मोमेंट बन जाती है कि हाँ हमने ये चीज़ घूमी, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर मैं यहाँ पर उत्तराखंड के प्लान के बारे में बात करूँ, सो उत्तराखंड प्लान्स टू स्टार्ट मोबाइल कारवेंस इज अ लेटेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और उसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर वहाँ पर डेवलप हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर द पर्टिकुलर बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टूरिज्म इन इंडिया। ओके, पर यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है, ठीक है। सो चैलेंजेस टू द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म क्या है कि मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि प्रॉपर तरीके के रोड नहीं है, वाटर नहीं है, सीवर, होटल, टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है कई जगह पर, तो उधर टूरिज्म सेक्टर जो है डेवलप नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट, यहाँ पर ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि कोई भी अगर ट्रैवलर यहाँ पर भारत घूमने आता है तो उसकी यहाँ पर सम्मान होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। आप लोगों ने कहीं कभार न्यूज़ में देखा होगा कि कोई फॉरेनर ट्रैवलर घूमने के लिए आई यहाँ पर इंडिया में और वहाँ पर उनका रेप हो गया या उसकी छेड़खानी की गई। तो यही चीज़ जो है माउथ मार्केटिंग जो है फॉरेन में जाकर होती है और भारत की इमेज खराब होती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टूरिस्ट, उसके अंदर भारत का पूरे विश्व के अंदर 114 नंबर का रैंक आता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं भारत कितना पीछे है इस पोजीशन के दौरान, ठीक है। सो दैट इज अ पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स 2017, ठीक है। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे पर्सन तो है, मैन पावर तो है, पर स्किल्ड मैन पावर नहीं है, ठीक है। बेसिक कम्युनिटीज की यहाँ पर कमी होना, जैसे कि वेल मेंटेन्ड टॉयलेट्स नहीं है, फर्स्ट एड नहीं है, कैफेटेरिया प्रॉपर तरीके से नहीं है, पीने की लायक पानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, तो जो टूरिस्ट प्लेस पर होने चाहिए, ठीक है। सीजनलिटी इन टूरिज्म, भारत के अंदर अगर देखा जाए तो टूरिज्म जो है काफी हद तक सीजनलिटी बेसिस के तौर पर चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिसंबर का महीना जो है वो काफी हद तक विंटर का देखा जा सकता है इंडिया के अंदर, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से। तो शिमला कुल्लू मनाली में अभी सीजन चल रहा है, इज इट क्लियर। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है सीजनलिटी इन टूरिज्म, ये चीज समझना है। जैसे कि नवंबर एंड दिसंबर जो है दिसंबर के अंदर काफी रश होता है और अक्टूबर टू मार्च में काफी रश होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल कार्ड, तो कई जगह जो स्मॉल आउटलेट्स हैं, जैसे कि बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है, पर अभी भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसकी वजह से वो अभी भी स्मॉल आउटलेट्स के अंदर ही है, तो वहां पर इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। सो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल कार्ड्स ओवर हियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। सो गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द हाइड्रोजन, that is called the green hydrogen. Okay, so green hydrogen में gets $2 billion incentive। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे व्हीकल्स जो चला सकते हैं, ठीक है। सो प्रपोजल एम्स टू कट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 5 over 5 years फ्रॉम दी 300 to 400 किलोग्राम
तो हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. इट इज मेड बाय द splitting water with an electrical process that is called the electrolysis. If the devices that do that, उसको कहा जाता है electrolyzer, so are powered by renewable energy. The product is called the green hydrogen, a fuel free of greenhouse emissions. The aid could be announced in the February first budget of for the year beginning April 1st, said this particular government officials. ठीक है, अभी समझते हैं ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली है तो है क्या. ये चीज थी उसका आर्टिकल के बारे में. तो सबसे पहली चीज ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे. उससे पहले हाइड्रोजन फ्यूल है तो है क्या. तो यहां पर समझ लीजिए कि H2O को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो हाइड्रोजन में उसमें से निकलेगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है उसकी डेंसिटी जो है उसका वेट जो है काफी हद तक कम होता है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन, यानी कि एयर के कंपैरिजन में. ठीक है, तो प्योरली फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन ये रेयरली हमें मिलता है, उसको हमें सेपरेट करना होगा. ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये एक नॉन टॉक्सिक है, नॉन मेटालिक है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस है, कॉलरलेस है और हाईली कंबस्टिबल डायटोमिक गैसेस भी है. ठीक है, सो हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो एमिशन फ्यूल उसको कहा जाता है. ये चीज़ याद रखिएगा. ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यहाँ पर हवा के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बर्न भी हो सकता है. ठीक है, सो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर इसका फ्यूल सेल के तौर पर यूज किया जा सकता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज एज द फ्यूल फॉर स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन सिस्टम. ओके, आगे बात करते हैं तीन तरीके के हाइड्रोजन के बारे में. सो दैट इज द फर्स्ट वन इज द ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड द ग्रीन हाइड्रोजन. अगर मैं ग्रे हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो जब भी हम लोग नेचुरल गैस या फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो यहाँ पर जो है ग्रे हाइड्रोजन जो है वो आप लोगों को मिल सकता है. सो इट कंस्टिट्यूट इंडियाज बल्क प्रोडक्शन. जहाँ भारत उसका बल्क प्रोडक्शन करता है, पर बाय प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 गैस मिलता है. ठीक है, अगर मैं ब्लू हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये फॉसिल फ्यूल जो है उसका सोर्स है, उसको जलाने से मिलता है. ठीक है, पर इसके इमिशन से बाय प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों जो है गैसेस जो है बाय प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और ये जो है ग्रे हाइड्रोजन से काफ़ी हद तक अच्छा माना जा सकता है. ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पर सोलर और विंड की एनर्जी सोर्सेज की मदद से, जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोगों को क्या करना होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोगों को स्प्लिट करना होगा और उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं, और ये कौन करेगा, इलेक्ट्रोलाइजर करेगा. ठीक है, और उससे हम लोग क्या करेंगे कि वाटर भी मिलेगा, वाटर वेपर भी मिलेगा बाय प्रोडक्ट. ये चीज याद रखिएगा. और हमें एक चीपेस्ट टाइप या बेस्ट टाइप का हाइड्रोजन मिल सकता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, जिसका हम लोग फ्यूल के हिसाब से यूज कर सकते हैं. आगे बात करते हैं कि हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होता है. तो ये देखिए, सोलर एनर्जी, ये है विंड एनर्जी, उसका यूज़ किया जा सकता है. हम लोग पानी जो मिलता है उसकी वजह से H2O और को स्प्लिट करेंगे O2 के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर. दैट इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. और ये कौन करेगा, इलेक्ट्रोलाइजर करेगा. उससे हम लोगों को ने हाइड्रोजन इकट्ठा कर लिया. हाइड्रोजन ने यूज़ कर हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कर हम लोग चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में है, उसका हम लोग फ्यूल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल समझ गए होंगे.